Good morning, beta. As you can see on your screen that we are going to start with the periodic properties, and basically not just periodic properties, you know very well, it is periodic properties come periodic table. So there are like a lot of things here. As far as if I say about the chapter, then you know how the chapter will proceed. That is the very first thing and very important thing. ठीक है बेटा, हम लोग दूसरी बात है कि जो आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर मतलब प्योर केमिस्ट्री है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा नीरज सर ने पहले आपको पढ़ाया भी था और बताया भी था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी साइंटिस्ट के नाम तुमने पढ़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक थॉमसन की बात करो, रदरफोर्ड की बात करो, बोहर की बात करो, श्रोडिंगर की बात करो, हेजनबर्ग की बात करो, सबके सब फिजिसिस्ट थे। नन ऑफ देम वाज केमिस्ट। बट यहाँ पे जो भी आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, दे ऑल आर केमिस्ट, राइट? तो मतलब इन अ वे यू कैन से कि दिस इज अ चैप्टर दैट इज प्योर केमिस्ट्री। एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस between chemistry and physics? Let me introduce this part first. देखो, chemistry is nothing but, chemistry you can say is sort of experimental science. मतलब आप पहले कुछ कुछ अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उन एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, और फिर वो कंक्लूजन्स को थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन यू डील विद द डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स इन कॉन्टेक्स्ट विद दैट। सेकेंडली, अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स इज लेस एक्सपेरिमेंटल एंड मोर मैथमेटिकल। मतलब फिजिक्स में जितने भी आउटकम्स निकलते हैं, दे आर ऑल और मोस्ट ऑफ देम आर थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड सॉल्विंग देम। इन आप कुछ फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, कहीं पे टेंशन देखेंगे, कहीं पे फ्रिक्शन देखेंगे, और उन सबको कैलकुलेट करके बाद में एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई करेंगे कि व्हाट एवर आई एम कैलकुलेटिंग इज अप्रोप्रिएट और नॉट, इज इट करेक्ट और नॉट। तो दैट इज व्हाट द मेजर डिफरेंस इज। एज ऑफ माइट भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री बिगिनिंग में क्या थी। केमिस्ट्री वाज नॉट अ साइंस, इट इज बेसिकली आर्ट। हाउ? आप जानते हैं, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं क्या बेटा, कि आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लें, कैसा दिखता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है, आपको पता है इसमें। अब अगर आप इसमें आयरन नेल डाल दो तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है, राइट? और अगर आप इसमें जिंक डाल दो तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। सो इन नटशेल आई कैन से कि पहले ये थोड़ा सा मैजिकल था, सॉर्ट ऑफ आर्ट, सॉर्ट ऑफ मैजिक, तो समझ ही नहीं आ रहा था लोगों को। ग्रेजुअली हमने चीजों को वर्कआउट किया, एक्सपेरिमेंट्स में क्या हो रहा है पीछे, उनके पीछे हम गए, ऑब्जर्व किया कि अच्छा कॉपर सल्फेट से FeSO4 बन गया, और कॉपर अब तो इधर आके रिड्यूस हो गया, और FeSO4 का कलर क्योंकि ग्रीन होता है तो मेरा सॉल्यूशन ग्रीन हो गया। और यहाँ मैंने क्या वर्कआउट किया कि जिंक डालने पे मुझे जिंक सल्फेट मिला जो कि कलरलेस होता है, और साथ में मुझे कॉपर मिल गया। और इसी चीज को आपने बाद में थ्योरी में कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी सीरीज जो आप डिस्कस करते हैं, राइट? इसका मतलब सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि केमिस्ट्री इज समहाउ डेवलप्ड विद एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट करते गए और धीरे धीरे चीजें हमारे सामने आती गई। ऐसा ही कुछ हमारा इस चैप्टर में भी होने वाला है। मतलब शुरू में क्या था कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत कम थे, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हम हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई और बढ़ती गई, और हम नए नए एलिमेंट्स को ढूंढते चले गए। जब हम ढूंढते जाते हैं तो एक टाइम पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एंड टू मेक इट फीजिबल टू स्टडी देम, हमारे सामने सबसे बड़ी बात क्या आती है कि भाई अब हमें उनको किसी ना किसी तरह ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि इट वुड बी इजी एंड कन्वीनियंट टू स्टडी, राइट? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। लेट्स से एक स्कूल है, और एक स्कूल में लेट्स से क्लास 11th है, और क्लास 11th का सिर्फ एक ही सेक्शन है, जस्ट वन सेक्शन। इफ इट इज ओनली वन सेक्शन, आई नीड नॉट टू नेम इट, आई सिंपली से 11th, दैट्स इट। लेकिन अगर मेरे पास क्लास 11th में तीन सेक्शन है, लेट्स से वन इज ऑफ
humanity, another is of science, another is of commerce. So I have to name them. 11th humanity, 11th science, 11th commerce. अब अगर 11th साइंस में भी लेट्स से मेरे पास 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो फिर अगर किसी स्टूडेंट को अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी, किसी भी इंडिविजुअल को रिलेटेड टू द स्कूल कल्चर, तो वो बताएगा मैं 11th साइंस के सेक्शन ए में हूँ, बी में हूँ या सी में हूँ. दिस इज हाउ समथिंग वी आर गोइंग टू डील हियर. मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स का शुरू में यू कैन से द हिस्टोरिक एस्पेक्ट है, बट हाँ हिस्टोरिक जरूर है, बट कहीं ना कहीं इसमें भी लॉजिक्स एसोसिएटेड है. जैसे आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा होगा, एक डॉब्रिनर्स ट्रायड करके पढ़ाते हैं, 9th-10th में आता है ये डॉब्रिनर्स ट्रायड सिस्टम. ये सब मैं आपको नोट्स में नहीं लिखाऊंगा, ये आपकी बुकलेट में आपको मिल जाएगा सब कुछ, थ्योरी वहां पे है सारी, बस मैं आपको समझा रहा हूं एक बार. इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में अरेंज किया, अरेंज्ड इन द ग्रुप ऑफ 3. और बेटा हमारे पास बिगिनिंग में क्या था, हम जो चीजें देखते हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमें रिएक्शंस करा के पता करनी होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर somehow विजिबल टू अस इजीली इन कंपैरिजन टू केमिकल प्रॉपर्टीज. अभी भी आई एम क्वाइट श्योर कि आपने बहुत सारे एलिमेंट्स को या बहुत सारे कंपाउंड्स को वे किया होगा. मार्केट से शुगर लाते हैं खरीद के, तो कुछ वेट लेके आते हैं, राइट, या फिर शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं. ये सब क्या है, ये सब फिजिकल है. मेल्ट करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, आइस की मेल्टिंग करते हैं, वाटर की फ्रीजिंग करते हैं, दे आर ऑल फिजिकल चेंजेस, राइट. सब्सटेंसेस की डेंसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, दे आर ऑल फिजिकल चेंजेस. तो डॉब्रिनस ने जो क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का, ही क्लासिफाइड इनटू ग्रुप ऑफ 3 ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप डेंसिटी की बात कर सकते हो, कैन से डेंसिटी, कैन से मेल्टिंग पॉइंट, ओके, और यू कैन ऑल्सो मेंशन एटॉमिक मासेस या मासेस. तो डॉब्रिनर्स ने क्या कंक्लूड किया, इस पे आपको कुछ एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं बुकलेट में, कि लेट्स से अगर मैं 3 एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी एंड एलिमेंट सी इन वन ग्रुप, देन द एलिमेंट एट द सेंटर is having any sort of physical property that is mean of first and third element. If it is 1, it is 2, it is 3. तो अगर 1 का डेंसिटी लेट से d1 है, 3 का डेंसिटी लेट से d2 है, तो 2 का डेंसिटी होगा d1 plus d2 by 2, something like that. That was the Dobriner's classification. ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, एक आध क्वेश्चन कहीं आपको मिल सकता है. अब तो मेंस में भी नहीं आता है, पहले आता था, अब तो जेई मेंस में भी नहीं आता है इस तरह का सवाल. लेकिन हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्टडी करना कि हाउ डिड दे डेवलप द टेक्निक्स टू क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स. व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, तो देखिए एक और बात मैं आपको बताता हूँ, साइंस इज नथिंग बट, साइंस जब आप स्टडी करते हैं तो आप जितने भी नेचर में आपको फिनोमिना दिख रहे हैं, आप नेचर का एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप उसकी एनालॉजी से अपने साइंटिफिक प्रोसीजर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो ये वाला काम आपने सुना होगा. द सेकेंड थिंग वाज गिवन बाय न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव. मतलब इसने क्या किया, इसने देखा कि यार जैसे हमारा जो आपके म्यूजिकल नोट्स है, 8th नोट पे आके रिपीटिशन हो जाता है, whether you count as C D E F G A B C or you counted सारे गामा पाधा निसा, right, in either of the way he observed. तो इसने कहा यार एलिमेंट्स में भी कुछ इस तरह की हार्मनी मिलनी चाहिए, और इसने अरेंज करना शुरू कर दिया. इसने अरेंज किया तो मतलब आप जानते हैं इसके क्लासिफिकेशन में क्या मेन बात थी, कि each eighth element shows repetition in properties. जब आप उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हैं, shows repetition when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses. सबसे पहले हमारे दिमाग पे ये एटॉमिक मास ही क्यों आया, क्योंकि बेटा in the increasing order
अब सवाल ये आता है कि भाई एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में क्यों अरेंज किया शुरू में। तो अब ये सोचो कि एटॉमिक नंबर डिफाइन करने के लिए तो मेरे पास पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी होनी चाहिए ना, जबकि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन तो वी स्टार्टेड समवेयर in the beginning of somehow you can say 19th century और उसके भी पहले। मेंडलीफ का जो टेबल था 1865 के आसपास उसने अपना टेबल दिया था, शायद शायद उसके भी पहले कुछ दिया होगा। ईयर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू अस, बट यस आई वुड से कि हमने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन उस टाइम पे स्टार्ट कर दिया था जिस टाइम पे हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता ही नहीं था। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पता ही नहीं है तो डेफिनेटली व्हाट वी डू, वी विल अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी दैट वी आर एबल टू सी। और जो प्रॉपर्टी हम उस टाइम पे देख रहे थे वो प्रॉपर्टी हमारे सामने थी एटॉमिक मास, राइट। दैट इज व्हाई these guys or these fellows arranged these elements in the increasing of atomic masses। बट आपको पता है कि न्यूलैंड के टाइम पे क्या था, कि न्यूलैंड के टाइम पे नोबल गैसेस के बारे में तो नहीं पता था। inert gases were not there, right? when inert gases were not there तो सेवेंथ के बाद एट्थ रिपीट होगा, लेकिन इनर्ट गैस के बाद तो फिर मेरा रिपीटिशन नाइन्थ पे होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये नेचर के साथ अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को हार्मोनाइज करने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ एक एनालॉजी ढूंढ रहा था और अरेंज कर रहा था, लेकिन बाद में आके प्रॉब्लम आई। आप ये भी कह सकते हैं कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, क्योंकि इसने ही वाज स्टक टू एट्थ, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आज तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ चुके हैं। तो एस सब शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी सब शेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एस और पी जहां तक इंक्लूडेड होगा वहां तक तो आप 8 बोल सकते हो, लेकिन डी के आने के बाद कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एफ के आने के बाद कितना हो जाएगा, एफ में 14 और आ जाएंगे तो फिर 32 हो जाएगा। तो मतलब रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज होगा ये मानते हैं, लेकिन रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज सेवेंथ के बाद होगा या एट्थ के बाद होगा, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बिकॉज आज की डेट में हमें ऑर्बिटल्स के बारे में भी पता है, सबशेल्स के बारे में भी पता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हम जानते हैं, प्रोटॉन्स के बारे में भी हम जानते हैं। तो दैट्स हाउ द सिस्टम वाज नॉट मच सक्सेसफुल, राइट। देखो एक और बात आपको बताता हूं मैं। इसके बाद आप जानते हैं कि मेंडलीव्स ने क्लासिफाई किया, और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो कुछ मेन पॉइंट्स है, आप बुकलेट में सब कुछ देख लेंगे, आपको ये सब नोट नहीं करना है, बुकलेट से अपने नोट्स बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इनिशियल अटेम्प्ट्स ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आप क्या देखते हैं, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में पहली बार एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में अरेंज किया, एंड ही हैज गिवन अ पीरियोडिक लॉ। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पीरियोडिक लॉ जनरली डिस्कस किए जाते हैं। क्या कहा इसने, इसने कहा व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस then periodicity in properties are observed after a regular interval। मतलब इसने 7, 8, 18, 2 इस सब को कहीं भी फिक्स नहीं किया, इसने सिर्फ ये कहा when arranged in the increasing order, when arranged in the increasing order of their atomic masses। या इसका एक और बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट है, atomic masses after a regular interval, after a regular interval periodicity in properties is observed, periodicity in properties is observed। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं क्या कि periodicity in a properties is a function of their atomic masses। मतलब इसी का छोटा स्टेटमेंट हो गया कि periodicity in the properties of elements is a function of their atomic masses, right। लेकिन मेंडलीव के टाइम पे ठीक है ये सब चल रहा था। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कितना 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्योंकि उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। आपको ये भी पता है कि उसने अपनी टेबल में कुछ वेकेंट स्पेसेस छोड़ दिए, ये वेकेंट स्पेसेस छोड़ दिए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए, राइट। दैट वाज आई कैन से द एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बट हाँ कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। क्या,
इसने कुछ कुछ जगह प्रॉपर्टीज को मैच कराने के लिए हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को पहले रख दिया और लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को बाद में रख दिया, राइट। तो कहीं कहीं जगह पे एक दूसरा इसकी पीरियोडिक टेबल में सबसे मेजर सेटबैक क्या था, ये सेटबैक आपको शुरू से लेके आखिर तक मिलेगा जब तक कि हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ना कर ले। कौन सा? आइसोटॉप्स। ये आप अगर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का भी सेटबैक था। आपको पता ही है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो। तो भाई एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो प्रॉपर्टीज तो मुझे मोर और लेस सेम मिलने वाली है। मतलब इफ आई से द रिएक्शंस दैट आर शोन बाय हाइड्रोजन एंड द रिएक्शन शोन बाय ड्यूटेरियम are similar or almost same, right? But hydrogen और deuterium के atomic masses different है, तो I cannot, place them separately in the table. But अगर मैं atomic masses के basis पे arrange करता हूँ, तो I'm supposed to place them separately. क्या बता रहा था कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने सबसे पहले, मेंडलीव को छोड़ दो, इसके पहले आप कहाँ, इसके पहले आप आ जाओ डॉबरिनर्स ट्रायड पे। तो भाई इसने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपना बेसिस माना। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेसिस क्यों माना? क्योंकि हमारे पास उस टाइम फिजिकल प्रॉपर्टीज ही मेनली थी जिनको हम ऑब्जर्व और एनालाइज कर सकते थे आराम से, कंफर्टेबली। इसके बाद हमने बात की न्यूलैंड्स ऑक्टेव की। तो न्यूलैंड ने क्या किया, एटॉमिक मासेस के ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, लेकिन he was trying to find out in harmony with the nature, harmony with the music। therefore उसने म्यूजिकल नोट्स की तरह से बोला कि every eighth element, okay, every eighth element will show repetition in the properties when they are arranged in the increasing order of their atomic masses। मतलब एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में आप अरेंज करोगे तो हर एक एट्थ एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन शो करेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अगर मैं अरेंज करता हूँ LiBeCnOF। अब इनर्ट गैसेस मुझे नहीं पता थी तो F के बाद सीधा क्या आएगा, सोडियम। तो इफ आई नोटिस 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे आते ही मुझे सिमिलर प्रॉपर्टीज मिली। उसके बाद फिर आएगा मैग्नीशियम। तो अगर मैं बेरिलियम से काउंट करूंगा तो मैग्नीशियम भी कौन से नंबर पे आएगा, 8 पे आएगा। उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम। तो अगर मैं बोरोन से काउंट करूं तो एल्यूमिनियम भी कौन से नंबर पे आएगा, 8 पे आएगा। इसके बाद मैं सिलिकॉन ले लेता हूं, सेम थिंग। उसके बाद मैं फास्फोरस ले लेता हूँ, ये भी कुछ ऐसा ही मुझे दिखेगा। उसके बाद मैं सल्फर ले लेता हूँ या मैं क्लोरीन ले लेता हूँ। लेकिन न्यूलैंड्स ऑक्टेव में प्रॉब्लम क्या थी, मैंने आपको बताया क्या बेटा, कि इसके आगे इनर्ट गैसेस भी तो यहाँ आनी चाहिए ना। यहाँ पे जब मैं इनर्ट गैसेस को ले लूंगा, जैसे फ्लोरीन के बाद मैं नियॉन को ले लूंगा या क्लोरीन के बाद मैं आर्गन को ले लूंगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैंने आपको क्या बताया कि ये जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन था इवन मेंडलीव तक का, उस टाइम तक हमें एटॉमिक नंबर के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं कर पाए थे, प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं कर पाए थे। तो वी वर नॉट कीन अबाउट कि एटॉमिक नंबर भी कोई प्रॉपर्टी होती है विच कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन जब हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करने वाले। ठीक बात है। तो इसलिए पहले तो इनर्ट गैसेस की वजह से तो आप कह सकते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव फेल हो गया। और मेंडलीव टेबल की अगर बात करें तो मेंडलीव यस सक्सेसफुली अरेंज्ड ऑल 63 एलिमेंट्स जो उसके टाइम पे नोन थे। उसने और भी अच्छा काम किया, आप लोग जानते हैं वेकेंट स्पेसेस उसने कुछ कुछ छोड़ दिए जिससे आपको एलिमेंट्स यू कैन डिस्कवर द न्यू एलिमेंट्स। लेकिन मेंडलीव का एक तो बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि भाई आइसोटॉप्स को प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज तो सेम होती है भाई। इसके भी इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा मैं, 1s1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं 1s1 ही लिखने वाला हूँ। तो मतलब दोनों की वैलेंसीज बराबर है, दोनों की वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल एक ही शेल है यहाँ पे, उसमें इलेक्ट्रॉन बराबर है।
तो डेफिनेटली आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यार दोनों की रिएक्टिविटीज भी एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर रिएक्टिविटी एक जैसी है तो इन दोनों को अलग अलग जगह पे रखने का सेंस नहीं बनता है। लेकिन अगर मैं एटॉमिक मासेस को अपना पैरामीटर मानता हूं तो मुझे इनको अलग रखना पड़ेगा। दूसरे आप जानते हैं, इवन फ्रॉम द अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हाइड्रोजन वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हाइड्रोजन की जो सिमिलैरिटीज होती हैं, हाइड्रोजन आपके ग्रुप वन जो आज की डेट में बोलते हैं, मतलब एल्कली मेटल्स, या आप कह सकते हैं सोडियम फैमिली, हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के साथ सिमिलैरिटी शो करता है, और जिसको आप ग्रुप 17 या सो कॉल्ड ग्रुप 7A भी बोलते हैं, हेलोजन फैमिली। आज की डेट में भी ये प्रॉब्लम है, हेलोजन फैमिली और हाइड्रोजन दोनों एल्कली मेटल दोनों के साथ सिमिलैरिटी शो करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन तो आज की डेट में भी हमारे साथ एक प्रॉब्लम रहा ही है, जिसके लिए आज हम कुछ थोड़ा नया ढूंढ पाए हैं, या आई वुड से कि हमने उसको टेबल में सबसे ऊपर बीच में रखना शुरू कर दिया। हम इस लड़ाई झगड़े से बाहर ही निकल गए, हाइड्रोजन को कहाँ रखें। एनीवे, आवर मेन कंसर्न वाज अ मेंडलीफ थिंग, कि भाई मेंडलीफ ने क्या किया और मेंडलीफ क्या नहीं कर पाया। देखिए, जैसे ही हमारे पास डिस्कवरी हुई किस चीज की, हम लोग डिस्कवर कर पाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप जानते हैं, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कैथोड रेस की, क्या बेटा? कैथोड रेस, आप सभी लोग बहुत फेमिलियर है इससे। ओके, आप क्या कहते हैं, when cathode ray fall on heavy metal surface, when cathode ray fall on heavy metal surface, heavy metal surface जैसे टंगस्टन ले लो, तो क्या होती है, यहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। आप दोनों चीजों के बारे में जानते हैं, आप कैथोड रे के बारे में भी जानते हैं कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और आप एक्सरे के बारे में भी जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हम क्या सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि भाई जब कैथोड रे जाके स्ट्राइक करेंगी किससे, टंगस्टन से या किसी हैवी मेटल से, तो क्या होगा, वहां के कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, और एक्साइट भी होंगे और डी एक्साइट भी होंगे, और उस एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी बाहर निकलेगी, वो एनर्जी का जो वेवलेंथ होगा, वो वेवलेंथ एक्सरे के वेवलेंथ के बराबर होगा। दैट इज व्हाई एक्सरेज आर बीइंग इजेक्टेड। ओके, तो एक साइंटिस्ट हुआ है मोजले, वैसे तो नाम ही बड़ा अच्छा है मोजले, मतलब पेरेंट्स ने सोच के रखा होगा बेटा जिंदगी भर मोज ही लेना है ना। मोस्ले, मोस्ले वाज लाइक ही डिड वन एक्सपेरिमेंट, जो एक्सरे यहां से निकल रही थी, इसने क्या किया, रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी, ओके, ये सब इंफॉर्मेशन ही एक तरह से, मतलब यू कैन नॉट अप्लाई, दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन। रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास, रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, इनके ग्राफ प्लॉट किए। इनके ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसने क्या कंक्लूड किया, उसको मिला कि एटॉमिक मासेस का जो ग्राफ था रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी के साथ, दैट ग्राफ वाज इरेगुलर, लेकिन एटॉमिक नंबर का जो ग्राफ था दैट वाज लीनियर। मैं ग्राफ बेटा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस के बाहर की बात है, मतलब आजकल आईटी में आता नहीं है, और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, पूरा एक्सपेरिमेंट है बहुत बड़ा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ लीनियर था, और एटॉमिक मास के साथ ग्राफ में कोई रेगुलरिटी नहीं आ रही थी, कुछ कुछ डेफिनेट पैटर्न नहीं मिल पा रहा था। तो इसने कहा कि एटॉमिक नंबर, जिसको आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किससे रिप्रेजेंट किया, Z से, इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब आप अगर किसी एलिमेंट को कैरेक्टराइज करना चाहते हैं, तो आप उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कैरेक्टराइज करें, rather than characterizing it on the basis of atomic mass। वापस से बताता हूं बेटा क्या किया इसने, मोस्ले ने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है, का ग्राफ प्लॉट किया विद द रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी। ओके, व्हाट ही फाउंड दैट कि एटॉमिक मास के साथ ग्राफ वाज इरेगुलर, and atomic number के साथ the graph was linear, और graph is you can say regular। So obtaining a regular curve indicated him, और he concluded out of it कि भाई atomic number तो fundamental property है, लेकिन atomic mass fundamental property नहीं है। मतलब it is better for us
कि अगर हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं या वी वांट टू ग्रुप देम टुगेदर और वी वांट टू अरेंज देम इनटू द ग्रुप्स, तो हमें उस क्लासिफिकेशन को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करना चाहिए। और यहां से इसने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पीरियोडिक लॉ के बारे में बताया था जब हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ देखा था। व्हाट वाज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? कि भाई physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic masses। तो यहाँ पे क्या कहा इसने? physical and chemical properties, physical and chemical properties are periodic function of their atomic number। Z लिख देते हैं शॉर्ट में। मतलब यहां से हमारा पूरा यू कैन से पूरी पिक्चर ही बदल गई। the whole story is now changed। क्या कि अब तक जो हम एटॉमिक मास को लेके कर रहे थे, एटॉमिक मास को बेसिक प्रॉपर्टी मान के एलिमेंट्स को क्लासिफाई या ग्रुपिंग करने की कोशिश कर रहे थे, नाउ वी हैव टू चेंज द सिनेरियो एंड वी मस्ट टेक एटॉमिक नंबर। जैसे ही आप एटॉमिक नंबर लेंगे तो एक प्रॉब्लम तो आपकी इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगी। कौन सी बेटा? आइसोटॉप्स वाली, राइट? आइसोटॉप को लेके आपकी कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं। प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर z एटॉमिक मासेस, और जैसे एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो आइसोटॉप वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। मतलब वी आर नॉट एनी मोर स्टक विद के आइसोटॉप्स को एक साथ रखें कि अलग अलग रखें। नाउ वी आर सपोज टू ग्रुप देम टुगेदर, राइट? ये सब हिस्ट्री था। हिस्ट्री के बाद हम क्या करेंगे? हम पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। कौन सी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दो वर्जन है हमारे पास, दोनों वर्जन में आपको दिखाऊंगा। एक हम बोलते हैं बोर्स पीरियोडिक टेबल और एक हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दोनों की बात हम करेंगे। is a Bohr's periodic table and another is the long form of periodic table। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल को लर्न करना मैं कहूंगा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको समझनी है और आगे जाके पढ़नी है अच्छे से, तो डेफिनेटली आपको ये पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए, राइट? तो हम जो जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है टेबल के लर्निंग रिलेटेड उनको करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक बच्चे ने 2 दिन पहले कुछ पूछा भी था जेड इफेक्टिव के बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट? सबसे पहले हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? एक बार समझा देता हूं क्या होता है बेटा। देखो, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन्स है। आप ऐसा इमेजिन करो कि मैं एक हाइपोथेटिकल सा स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये सपोज न्यूक्लियस है और ये इसके बाहर की शेल है। ये कोई एक इलेक्ट्रॉन मेरा सेकंड शेल में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में सपोज मेरे पास Z प्रोटॉन है, तो एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन तक Z प्रोटॉन का अट्रैक्शन नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनका रिपल्शन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कुछ ना कुछ रिड्यूस कर देगा। तो वो नेट अट्रैक्शन कितना लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड Z इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नॉट ओनली कि हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, वी विल डिस्कस स्लेटर्स रूल इन द सेम। स्लेटर्स रूल क्या है? स्लेटर्स रूल से हम लोग Z इफेक्टिव को कैलकुलेट करते हैं। हालांकि ये एक एम्पिरिकल रूल है, लेकिन फिर भी बहुत हेल्पफुल है टू कैलकुलेट द Z इफेक्टिव। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्शन लग रहा है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्शन लग रहा है, उसी के बेसिस पे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज में डील करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आपकी आती है एटॉमिक रेडियस। यू कैन से द साइज ऑफ एटम, राइट? एटॉमिक रेडियस के बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। कोवेलेंट रेडियस है, वैन-डेर-वाल्स रेडियस है, लॉट ऑफ पोर्शंस आर देयर, वी विल स्टडी ऑल ऑफ देम। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के बाद आप स्टडी करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। यू नो, आयनाइजेशन एनर्जी टर्म भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जब आपने बोहर मॉडल में कैलकुलेशन की थी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एटम से नॉकआउट करने की।
तो भाई उसको पूरी तरह से बाहर निकालने में जितनी एनर्जी खर्च हुई वही आयनाइजेशन एनर्जी है ना, तो उसको पूरी तरह निकाल देना, राइट। इसके बाद एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसमें कुछ आपको नया भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। सी, एफिनिटी का मतलब एक तरीके से आप बोलते हैं हाउ मच वी आर capable of accepting a particular thing or what is our perseverance about a particular thing। तो ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है। क्या बेटा, कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करें तो एलिमेंट कितना उस इलेक्ट्रॉन को वेलकम करता है इन अ वे, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर एक आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स, अपने नहीं किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे डिफाइन करते हैं आगे चल के सब आएगा आराम से, अभी परेशान मत होना है सबको लेके। क्या डिफाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड का मतलब दो एटम्स के बीच में तो शेयरिंग हुई होगी, तो मतलब दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को कितना वो अट्रैक्ट कर पा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अलावा हम कुछ और प्रॉपर्टीज पे बाद में आएंगे, जहां पे एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर है, या ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और हाउ डू वी रिलेट द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक फंक्शन। हम लोग मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। अब लोग नॉन मेटालिक कैरेक्टर साथ में एक ही बात हो गई, बात करेंगे। और वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द सेवरल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू इट। देखिए, अब जो आपका सबसे पहला स्लाइड है, यू आर सपोज टू मेक अ नोट ऑफ दिस स्लाइड, बिकॉज दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड इन द चैप्टर। द वेरी फर्स्ट ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपके साथ इन वे डिस्कस कर लिया है, बट आपको बुक से पढ़ना है अपना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी विल डिस्कस। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जेड इफेक्टिव हम डिस्कस करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर कुछ एप्लीकेशंस में आएंगे जहां फजांस रूल एक आपके सामने आएगा। फजांस रूल अभी इसके बारे में हम बात नहीं करते, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी, वी विल लीव इट। देन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, स्टिल वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, वी विल टॉक अबाउट आफ्टर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। जैसे आपने 10th में पढ़ा भी होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बट इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, राइट। आपने पढ़ा है कि कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स न्यूट्रल भी होते हैं और कुछ मेटल्स के ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं। तो हम ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। सर ये समझा कि एक्स रेज निकलते वो कैथोड रेज गिराने पर उसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है डायरेक्टली वो क्यों प्लॉट नहीं किया, क्यों उसके फ्रीक्वेंसी का रूट लिया? यार देखो, जब वो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट कर रहा था तो उसको ना एटॉमिक नंबर में कोई ऑर्डर मिल रहा था, ना एटॉमिक मास में कोई ऑर्डर मिल रहा था। या आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ अगर ग्राफ लेट से हाइपरबोला या पैराबोला आ रहा है, तो हाइपरबोला या पैराबोला को अगर वो लीनियर में कन्वर्ट करना चाहता है तो ही टुक रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके ओके, है ना भाई। अच्छा उसको, हाँ, अच्छा हाँ, वैसे। उसको एक ही ग्राफ थोड़ी प्लॉट करके देखना था, वो तो अलग अलग पैरामीटर्स पे ग्राफ प्लॉट करके देखता जा रहा था। और ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये जो नई प्रॉपर्टी हमें मिली है, क्या एटॉमिक नंबर, इज इट मोर ऑथेंटिक और एटॉमिक मास इज मोर ऑथेंटिक। तो उसको ऑथेंटिसिटी फाइंड आउट करने का ये एक तरीका नजर आया, एंड हिज एक्सपेरिमेंट वाज वाइडली एक्सेप्टेड बाय ऑल द केमिस्ट्स। ओके, हाँ सर, तो उसने इसके अलावा भी किए रहेंगे बट उसने वो बताया नहीं। हम्म, अ, जो उसका पेपर हाँ पब्लिश हुआ होगा, जो रिसर्च हाँ पेपर उसने पब्लिश किया रहा होगा, उसमें उसने बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि रिसर्च पेपर में आपको सब कुछ बताना होता है, आपने क्या क्या किया, क्या क्या चीजों से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, और फिर कैसे आप अपने रिजल्ट तक पहुंचे। लेकिन हमारे मतलब का रिजल्ट ही है ना, हमारे मतलब की तो बस एक ही बात है कि एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। हाँ मूविंग टुवर्ड्स दिस, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ तक का पार्ट एक बार नोट कीजिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला,
जहां पे ओल्ड पीरियोडिक टेबल मैंने आपको मेंशन किया है कि आपको ओल्ड पीरियोडिक टेबल बुकलेट से पढ़नी है अपनी, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने सिर्फ शॉर्ट पे लिखा है भाई एक्सरे एक्सपेरिमेंट, मोजले derived atomic number of all element is the fundamental property as compared to atomic mass, right? तो एंड टेबल इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बताया यहाँ पे, क्या कि एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो भी आप साथ में लिख सकते हो, है ना, कि इसके बेसिस पे ही हैज गिवन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब मोजले वर्क का ये आउटकम था कि आप यहाँ पे एक नया पीरियोडिक लॉ देख पाए या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में करेक्शन कर पाए। ठीक है, तुम लोग पूरी जनता जितनी भी है सबके आधार कार्ड बनते हैं। आधार कार्ड बनते हैं क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी रखनी होती है, राइट। लेकिन उस आइडेंटिटी में कई बार क्या होता है, जैसे रेशन कार्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, फैमिली का पूरा नाम और हर मेंबर का नाम लिखा होता है। जस्ट लाइक दैट एलिमेंट्स की फैमिलीज है और हम उन फैमिलीज को वी आर ट्राइंग टू ग्रुप देम टुगेदर। ये एफर्ट्स हैं, बस यही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। मैंने शुरू में तेरे को क्या बोला कि एक स्कूल में एक सेक्शन बना 11th क्लास का, तो वी विल जस्ट कॉल इट 11th क्लास। अभी उस स्कूल में 11th के 3 सेक्शन बने, एक कॉमर्स का सेक्शन बना, एक ह्यूमैनिटी का बन गया और एक साइंस का बन गया। तो आई हैव टू यू नो आइडेंटिफाई 11th साइंस और 11th कॉमर्स और 11th ह्यूमैनिटी। अब लेट्स से 11th साइंस के भी मेरे पास 3 सेक्शन बन गए, तो व्हाट वुड आई से, 11th साइंस ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। तो कुछ इसी तरह से हम लोग एलिमेंट्स को बस क्लासिफाई कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता गया, हम लोग अपने क्लासिफिकेशन टेक्निक्स को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करते गए। शुरू में मैंने क्या बोला आपको कि आपके पास एटॉमिक नंबर तो था नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो आपने एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी में एटॉमिक मास को रखा और एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन शुरू किया। फिर अब यहां से आगे स्टार्ट करते हैं मोस्ले एक्सपेरिमेंट से, कि भाई मोस्ले ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि नहीं, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, राइट। और वो एक्सपेरिमेंट उसने एक्सरे फ्रीक्वेंसी के साथ किया, हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं है। और उसके बेसिस पे उसने एक नया लॉ दिया, दैट्स इट।